सभी विद्यार्थियों को वंदे मातरम। मैं विकास श्रीवास्तव, आपका आईएएस मार्गदर्शक उपस्थित हूं आज आपके लिए एक नया लेक्चर वीडियो लेकर। आज हम बात करेंगे आईएएस की तैयारी के मास्टर प्लान के बारे में। क्या आप आईएएस की तैयारी में परेशानी महसूस कर रहे हैं? क्या आप आईएएस की तैयारी प्रारंभ नहीं कर पा रहे हैं? क्या आप समझ नहीं पा रहे हैं कि आईएएस की तैयारी किस तरह से प्रारंभ किया जाए, कहां से प्रारंभ किया जाए, कैसे पढ़ा जाए, कैसे शुरू किया जाए, क्या स्रोत हो, क्या अध्ययन की रणनीति हो, कितना देर पढ़ा जाए, कौन विषय पहले पढ़ा जाए, कौन बाद में पढ़ा जाए, किस प्रकार से नोट्स बनाए जाए। अगर इन तमाम परेशानियों से आप आईएएस की तैयारी के दौरान जूझ रहे हैं या तैयारी करने के पहले ही जूझ रहे हैं, तो आज आपके लिए मैं विकास श्रीवास्तव अपने 20 वर्षों के अनुभव के आधार पर आईएएस की तैयारी का वह मास्टर प्लान लेकर आया हूं, जो आईएएस की तैयारी करने वाले प्रत्येक विद्यार्थी को एक बूस्ट या टॉनिक साबित होगा। आईएएस की तैयारी प्रारंभ करने वाला प्रत्येक विद्यार्थी जो अभी प्रारंभ कर पाया है या नहीं कर पाया है, करने वाला है, करने की तैयारी कर रहा है, करने के बारे में सोच रहा है, ऐसे तमाम विद्यार्थियों के लिए आईएएस तैयारी का यह मास्टर प्लान एक वरदान साबित होगा, डूबते को सहारा साबित होगा। क्या आप जानते हैं कि आईएएस की तैयारी के दौरान आधे से ज्यादा विद्यार्थी तैयारी के बारे में सोचकर ही बीच से वापस लौट जाते हैं। कुछ तो तैयारी प्रारंभ करके बीच में ही छोड़ देते हैं और कुछ साल 2 साल की तैयारी करने के बाद फिर छोड़ देते हैं, समझ ही नहीं पाते हैं। उन्हें लगता है ये तैयारी बहुत कठिन है। लेकिन आज मैं अपने आईएएस तैयारी के इस मास्टर प्लान के दौरान यह बताऊंगा कि आईएएस की तैयारी कोई बहुत बड़ा हवा नहीं है, कोई बहुत कठिन तैयारी नहीं है। बस रणनीतियों का सही ज्ञान ना होने के कारण, बस तैयारी का सही स्टडी प्लान ना ज्ञात होने के कारण प्रत्येक विद्यार्थियों को परेशानी होती है और बीच में वो छोड़कर चला जाता है। आज हम लोग अपने इस तैयारी के दौरान यही जानने का प्रयत्न करेंगे कि वास्तव में आईएएस की तैयारी जितना कठिन सोचा जाता है उतना है नहीं। और मैं अपने इस 20 वर्षों के इस स्टडी प्लान को जो मैंने आपके समक्ष बनाकर लाया हूं, आज बताऊंगा, उसमें मैं यह सिद्ध करके दिखा दूंगा कि वास्तव में आईएएस की तैयारी का जो प्लान है वो उतना कठिन नहीं है जितना बताया जाता है। इसीलिए आज अपने इस 20 वर्षों के अनुभव को जो मैं समेट कर लाया हूं और जिसके माध्यम से मैंने एक व्यवहारिक, कोई सैद्धांतिक नहीं, एक व्यवहारिक स्टडी प्लान जो लेकर आया हूं, उसमें मैं आपके समझ स्टेप बाय स्टेप तैयारी कैसे प्रारंभ किया जाए, पहले क्या पढ़ा जाए, कैसे नोट बनाए, ये सारी चीजों को बताऊंगा। और आप देखेंगे कि इसके बाद चाहे नया से नया लड़का हो जो जीरो से तैयारी शुरू कर रहा हो, चाहे पुराना से पुराना लड़का हो, चाहे कमजोर से कमजोर लड़का हो, अगर इन 2 वर्षों के स्टडी प्लान को पूरे ध्यान से समझ लेता है, फॉलो करता है, तो कोई भी संभावना नहीं है कि उसे सफलता न मिले। लेकिन हार्डली इस स्टडी प्लान को आपको स्टेप बाय स्टेप चरणबद्ध तरीके से इसको फॉलो करना ही करना है। आप चाहे किसी लेवल पर हो, अगर इस स्टडी प्लान को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते हैं तो सफलता आपसे बहुत दूर नहीं है। प्रारब्ध भले ही विपरीत हो जाए, कर्म के स्तर पर, रणनीति के स्तर पर आपको यह पद प्राप्त करने में कोई भी परेशानी नहीं होगा। आइए हम लोग शुरू करते हैं। आईएएस की तैयारी के दौरान सबसे पहला जो स्टेप आता है, स्टेप 1 जो आता है, वो है सिलेबस को समझना। यानी सबसे पहला कार्य आपको सिलेबस को समझना है। सबसे पहले आप सिलेबस को समझना सबसे पहला कार्य है। यानी तैयारी के दौरान आप सबसे पहले सिलेबस को समझेंगे। सिलेबस समझने के दौरान आप जानेंगे कि परीक्षा कितने चरणों में होती है, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू। प्रीलिम्स ऑब्जेक्टिव नेचर का होता है, जिसमें जीएस फर्स्ट कंपल्सरी होता है, जीएस फर्स्ट का नंबर जुड़ता है और सीसेट क्वालिफाइंग होता है। जीएस फर्स्ट में ऑब्जेक्टिव नेचर के प्रश्न आते हैं, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, साइंस, ज्योग्राफी,
इन्वायरमेंट, करंट अफेयर्स, इसके ऑब्जेक्टिव प्रश्न होते हैं 100 क्वेश्चन, सीसाइट के 80 क्वेश्चन होते हैं, लेकिन वो क्वालिफाइंग होते हैं। मेंस में आएंगे तो जीएस के 4 पेपर होते हैं, जो डिस्क्रिप्टिव नेचर के होते हैं, निबंध का पेपर होता है, 2 भाषा का पेपर होता है, और ऑप्शनल सब्जेक्ट के 2 पेपर होते हैं। फिर इंटरव्यू में आपके पर्सनालिटी टेस्ट होता है। जब आप परीक्षा के चरण को समझ लिए, आपने परीक्षा के नेचर को समझ लिया कि प्रीलिम्स ऑब्जेक्टिव होता है, मेंस सब्जेक्टिव होता है, इंटरव्यू आपका पर्सनालिटी टेस्ट होता है। जब आप इतना समझ गए तो आप सिलेबस के अंदर का जो सब्जेक्ट हैं उनके सिलेबस के बारे में जानिए। जैसे आप हिस्ट्री के बारे में जानिए, पॉलिटी के बारे में जानिए, आप ज्योग्राफी के बारे में जानिए, आप साइंस के बारे में जानिए। फिर आप मेंस के सब्जेक्ट के पूरे सिलेबस जानिए। जीएस 1 में क्या क्या आता है, जीएस 2 में क्या आता है, जीएस 3 में क्या आता है, जीएस 4 में आता है, ये सब समझिए। आप ऑप्शनल सब्जेक्ट का भी चुनाव आपको इसी चरण में करना है। आपको इसी चरण में यह समझ लेना है कि आप कौन सा ऑप्शनल सब्जेक्ट लेंगे, क्योंकि अगला जो स्टेप होगा वो स्रोत का संग्रहण होगा। तब तो आप जब तक ऑप्शनल तय नहीं करेंगे तब तक तो आप समझ ही नहीं पाएंगे कि कौन सा हम ऑप्शनल का कौन सा किताब ले, कौन से मटेरियल ले। तो इसी चरण में आपको सिलेबस समझना है और आपको अपना ऑप्शनल भी तय करना है। और ऑप्शनल तय करने के लिए सबसे पहले आपको जानना है कि आपको कौन सा विषय इंटरेस्ट का है। उसके बाद आपको समझना है कि आप अपने अध्ययन के दौरान, चाहे वो ग्रेजुएशन हो, पोस्ट ग्रेजुएशन हो, अगर इंटरेस्ट की बात नहीं है तो आप अपने पूर्व अध्ययन के बारे में समझना प्रारंभ करिए कि पूर्व अध्ययन में आपने क्या क्या लिया। फिर यह भी जानना है कि जो विषय आप ले रहे हैं उसका मटेरियल है कि नहीं। इसके बारे में मैंने विस्तार से आपको बताया है कौन सा सब्जेक्ट लिया जाए, लेकिन प्रायोरिटी आपको अपने इंटरेस्ट के बारे में ही देना है। अगर आपने इंटरेस्ट का सब्जेक्ट लिया तो 1-2 सफलता के बाद भी आप लंबा लेकर उसको चल पाएंगे, क्योंकि इंटरेस्ट का चीज, अभिरुचि का चीज असफलता के बाद भी आपके साथ लंबे समय तक टिका रहता है और आपका भरोसा उस पर डगमगाता नहीं है। सब्जेक्ट आपने तय कर लिया, सिलेबस देख लिया, परीक्षा का आपने चरण जान लिया, प्रीवियस इंटरव्यू के बारे में समझ लीजिए। एक बात और जान लीजिए, चाहे वो कितना पुराना से पुराना बच्चा हो, चाहे नया से नया बच्चा हो, कोई एस्पिरेंट हो, इन स्टेप को फॉलो करना ही पड़ेगा। आज नहीं तो आप कल फॉलो करेंगे ही करेंगे। नहीं फॉलो करेंगे, 1-2 बार असफलता के बाद भी आप सोचेंगे कि फिर इसको फॉलो किया जाए। इस स्टेप को आज नहीं तो कल हर स्टूडेंट को, एस्पिरेंट को फॉलो करना ही करना है। इसको डिनाई करके, इसको टाल कर, इसको दरकिनार करके सफलता असंभव है। मैं यहां कोई किताबी ज्ञान, कोई टेक्नोलॉजी ज्ञान नहीं बता रहा हूं, उन व्यवहारिक तथ्यों को बता रहा हूं, उन व्यवहारिक चरणों को बता रहा हूं, उन व्यवहारिक बातों को बता रहा हूं। जैसा एक विद्यार्थी सोचता है, समझता है, महसूस करता है, व्यवहार करता है, वही चीज आपको बता रहा हूं। इसमें कोई भी ऐसी भाषा नहीं बता रहा हूं जो किताबी केवल सैद्धांतिक हो, व्यवहारिक ना हो। हर विद्यार्थी इन चरणों को फॉलो करता है, चाहे आज करे, चाहे कल करे, चाहे बीच में करे, चाहे बाद में करे, चाहे 1-2 बार असफल होने के बाद करे, लेकिन करेगा जरूर। और उन्हीं चीजों को मैंने इस 2 साल के स्टडी प्लान में पूरा लेकर आ गया हूं, इसीलिए मास्टर प्लान है। और कोई विद्यार्थी नया से नया, 0 से 0 व्यक्ति भी अगर इसको फॉलो करेगा तो प्रारब्ध अगर विपरीत ना हो, अगर नियति उसके विपरीत ना हो, तो सफलता निश्चित है। मैं केवल कर्म के आधार पर इसको बता रहा हूं। नियति, भाग्य, प्रारब्ध को अभी किनारे रखना, उसका रोल कम नहीं है, बहुत रोल है, लेकिन कर्म के स्तर पर उसके अंदर कोई कमी नहीं आएगा अगर इस मास्टर प्लान को वह स्टेप बाय स्टेप समझता है, फॉलो करता है और अपने जीवन तैयारी में, अपनी इस तैयारी में उसको कार्यान्वयन करता है, इंप्लीमेंटेशन करता है, तो निश्चित उसकी सफलता तय है। अब आपने ये सब समझ लिया, फिर आप सब्जेक्ट के बारे में भी सब जान लिए, सब्जेक्ट का पूरा सिलेबस आपने देख लिया, यानी आप अब पूर्ण रूप से ये समझ गए। देखिए, बहुत सारे बच्चे यहीं पे छोड़ देते हैं, अरे बहुत बड़ा सिलेबस है, बहुत ज्यादा पेपर है, बहुत कठिन होता है, बहुत ज्यादा पढ़ना है। अरे कोई बाहरी आदमी थोड़ा पढ़ता है, ऐसा थोड़ा क्या ईश्वर आसमान से किसी को अलग पैदा करता है, ऐसा कुछ नहीं है, आपके तरह ही विद्यार्थी होता है। तो इसलिए सिलेबस से डरना नहीं है। देखिए, वेल बिगिन इज हाफ डन। अगर प्रारंभ सही हो तो आधा तैयारी, आधा रास्ता तो ऐसे ही तय हो जाता है।
आधा तैयारी तो ऐसे पूरा हो जाता है। तो सिलेबस समझ लेना आपके पूरी आधी तैयारी है। हर चरण को विस्तार से समझिए, 1 दिन लगा दीजिए, 2 दिन लगा दीजिए, 4 दिन लगा दीजिए, कोई समस्या नहीं है, लेकिन उसी पर भिड़े रहिए जानने के लिए। सिलेबस जानने के बाद आपको यह समझना है, जो स्टेप 2 है, आपको समझना अध्ययन के स्रोत। इसको लिख लीजिए और लिखकर इसको स्टेप बाय स्टेप, इसी को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करिए। और जितने दिन के लिए मैं आपको बता रहा हूं पूरे उतना दिन लगाइए। आज नहीं लगाएंगे तो कल लगाना ही पड़ेगा। पता चला रही बहुत लंबा है, फलाना 6 महीने में पास हो गया, फला टॉपर ने बताया था 1 साल में पढ़ लिया, कुछ नहीं ये सब होता है। टॉपर वो बात बताते ही नहीं जो जरूरी है, वो उन व्यवहारिक समस्याओं को जो तैयारी के दौरान उन्होंने भोगा है वो उसको बताते हैं, सैद्धांतिक बताते हैं। किसी टॉपर ने बताया कि मैंने ये नोट बनाया, ये पढ़ा इतनी किताबों से, वो गिने गिनाए किताबों को बता देता है जो मार्केट में नामी है। तो क्या ऐसा नहीं लगता कि एक ही मटेरियल को अगर सब पढ़ रहा तो कैसे सब सफल हो जाएंगे? आपको कुछ अपना अलग तो करना ही पड़ेगा। उसी व्यवहारिक नजरिए को मैं अपने तैयारी के दौरान यहां आपको बता रहा हूं। जैसा आप सोचते हैं यह बिल्कुल व्यवहारिक तैयारी का नजरिया है, जिसमें आपको जरा सा भी कोई परेशानी नहीं होगा, लेकिन शर्त यही है कि आपको स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना पड़ेगा। दूसरा स्टेप है अध्ययन के स्रोत। आपको तय करना है कि अध्ययन के स्रोत क्या है। देखिए, स्रोत 2 प्रकार का होगा। पहला तो बेसिक हो जाएगा और दूसरा स्टैंडर्ड हो जाएगा। पहले तो आपको बेसिक पढ़ना है, तो बेसिक में आप जीएस के टॉपिक्स को बेसिक आप देख सकते हैं। कहां से? 6 से 12 तक के एनसीईआरटी आप ले आइए। ज्यादातर 11-12 के हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, कुछ पॉलिटी के किताब है, ये आप पूरा पढ़िए। ये बेसिक हो गया। बेसिक बुक आप और जोड़ सकते हैं। इसके अलावा आपको जीएस के लिए स्टैंडर्ड बुक भी देखने पड़ेंगे। स्टैंडर्ड बुक वही जो नामी जो दिया गया है वही मत पढ़िए, वो तो सब पढ़ रहा है भाई। अब मैं यहां नाम नहीं लेना चाहता हूं, आप जान रहे गिने गिनाए 6-8 किताब है, वही टॉपर बताएगा, वही फेलियर बताएगा, वही टीचर बताएंगे, बल्कि उसी पे सीरीज हो गया है। अरे भाई, हमारा अपना क्या है? हमारा अपना विचार क्या है? आप स्टैंडर्ड किताबों में भारत के विद्वानों पुरोधाओं की किताब भी तो लीजिए, जो पुराने रहे, भले पुराने हो गए, ऐसा थोड़ा क्यों खराब थे। हजारों लोग उससे आईएएस बन चुके हैं, तो क्या वो पुराने हो गए, बेकार हो गए? आप हिस्ट्री के लिए 1-2 किताब ले लेंगे, गाइड लेंगे, उससे थोड़ा काम होगा। इतने कठिन कठिन प्रश्न आ रहे हैं। अंग्रेजों ने भारत को बेहोशी के आलम में जीत लिया, तो क्या एक किताब से हो जाएगा? चाहे प्री में आए चाहे मेंस में आए, इन चीजों को आपको बड़ा विस्तार से पढ़ना पड़ेगा। तो इसके लिए आपको स्टैंडर्ड किताबें पुरानी भी उठानी पड़ सकती है। आप एंशिएंट के लिए एशियंट हिस्ट्री का पुरानी किताब उठाइए, केवल एनसीईआरटी के ही नहीं काम चलेगा। आप स्टैंडर्ड बुक, टेक्स्ट बुक उठाइए। जैसे भारती भवन का एनसीईआरटी आप भारती भवन का आप एंशिएंट हिस्ट्री ले सकते हैं। मेडवल हिस्ट्री आप एलपी शर्मा या बीडी महाजन, बहुत सारे लोग हैं, उनका आप ले लीजिए, पढ़िए। मॉडर्न हिस्ट्री आप बीएल ग्रोवर का ले सकते हैं, और नई किताबें जो आप देख रहे हैं वो भी ले सकते हैं। भाई, किताबें आपके लिए उपयोगी इसलिए नहीं है कि वो नामी है। किताबें आपके लिए इसलिए उपयोगी हैं क्योंकि वो आपके समस्या का समाधान करती हैं, क्योंकि आपके वो जरूरतों को, आपके आवश्यकताओं की पूर्ति करती हैं। इसलिए वो नामी नहीं है, इसलिए वो महत्वपूर्ण नहीं है कि वो नामी है। फला टीचर ने, फला राइटर ने, फला कोचिंग ने, फला टॉपर ने उसको बता दिया, वो रिकमेंड कर दिया, ये थोड़ा है। आपको ये देखना पड़ेगा कि किससे हमको स्तरीय ज्ञान मिलता है। पॉलिटी के लिए आप डीडी बसु पढ़ सकते हैं, कठिन किताब है, लेकिन वह आपके ज्ञान के लेवल को बड़ा हाई करेगा। आप सुभाष कश्यप जी का किताब पढ़ सकते हैं, एनबीटी की किताबें ले सकते हैं। उसके बाद जो आप नामी किताब जान रहे हैं वो भी पढ़ सकते हैं, पढ़िए। भाई, जब आपका लक्ष्य ही यही है तो कमी क्यों? एक किताब में आप कलेक्टर बन जाएंगे, एक किताब में आप आईपीएस बन जाएंगे। कैसे भाई? कैसे आप सोच रहे हैं? कैसे आपने सोच लिया कि गिना चुना एक नामी किताब हो जाएगा? कैसे आप सोच रहे हैं इस बात को? ये तो अपने आप को मूर्ख बनाना हो गया ना, कि आप एक किताब सोच ले रहे हैं, फला टॉपर ने बता दिया, आप टॉप करके। नहीं हो पाएगा। इससे आपको खुद बुद्धि लगाना पड़ेगा कि हमारा लेवल का निर्माण कितने किताबों से हो रहा है। लोग कहते हैं एक किताब पढ़ो, 2 किताब पढ़ो। अरे भाई, 1-2 से हमारी समस्या दूर होगी तब तो हम पढ़ेंगे। अगर 5 से हमारी समस्या दूर रही 5 पढ़ेंगे। अगर मान लीजिए 5 हमको डिस्टर्ब करा तो 5 मिलाकर नोट बनाने का काम है, खत्म।
भाई 10 किताब आपको डिस्टर्ब कर रहे हैं, कोई बात नहीं है, हम 10 का मिला के नोट बना ले रहे हैं, काम खत्म। अब तो 10 हमें डिस्टर्ब नहीं करेंगे। यह बात कोई क्यों नहीं बताता है? 10 किताब मत करो, 20 किताब मत करो, हम 50 किताब पढ़ेंगे भाई। हम 50 का मिला के नोट बना लेंगे, फिर 50 की जरूरत हमको कहां रह गई? फिर तो हम नोट बार बार दोहराएंगे, लेकिन हमारा ज्ञान तो लेवल का हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? आप हमें खुद बताइए कि यदि हम अपने ज्ञान का लेवल, आप देखिए लड़ाई कितना, संघर्ष कितना कठिन है, कितने लोग आ रहे हैं, नए नए तरीके से लोग अप्रोच कर रहे हैं तैयारी का। उसमें अगर आपको आगे निकलना है तो आपको उनसे अलग तो करना ही पड़ेगा। जैसा सब कर रहे हैं वैसा आप कर रहे हैं, तो अंतर क्या रखे भाई? सब वही किताब पढ़ रहे हैं, सब वही लिख के आ रहे हैं। अब एग्जामिनर को जिसका लिखा पसंद आ गया वो लिख दिया। लेकिन यदि आपने कुछ अलग लिखा तो आप तो एग्जामिनर के केंद्र में आ जाएंगे, आप एग्जामिनर के केंद्र में आ जाएंगे। इसलिए आपको स्रोतों को तय करते समय आप अच्छे पुराने, जैसे मैंने नाम बताया आपको, ऐसा नहीं कि हमारा उनसे कोई वो है, आप जो मैं अनुभव, मैं इसी बताने के लिए आया भी हूं। हालांकि मैं सब पर अलग लेक्चर भी बनाऊंगा विस्तार से कि अंधे स्रोत, लेकिन अभी चूंकि मैं आपको स्टेप बाय स्टेप ले चल रहा हूं तो संभव बता रहा हूं। ऐसे जागृति की आप अच्छी किताबें ले लीजिए, साविंदर सिंह की ले सकते हैं, भौतिक भूगोल वगैरह बहुत अच्छी किताबें हैं। फिर एनसीईआरटी का आप पढ़ ही रहे हैं, इसी तरीके से आप साइंस के लिए सर इकोनॉमिक्स की बहुत सारी किताबें। इकोनॉमिक्स तो आपको करंट में बहुत जाना पड़ेगा, उसको भी आपको देखना पड़ेगा, लेकिन एक दो बेसिक किताबें हैं अच्छी अच्छी, आप उसको ले सकते हैं, ठीक है ना। तो अध्ययन के इसके अलावा आपको एक अखबार राष्ट्रीय देखना पड़ेगा, राष्ट्रीय देखना पड़ेगा, कोई आप तय कर लीजिए, बहुत सारी अखबार हम क्या बताएं उसमें। इसके अलावा आपको जो मंथली पत्रिका आती है, चाहे किसी का हो, हम लोग के समय क्रॉनिकल बहुत चलता था, हम लोगों ने उसको पढ़ा, उसमें गाइडेंस भी बहुत अच्छा छपता है, आप ले सकते हैं। लेकिन आपको जो पसंद आए एक लेना पड़ेगा, उसमें कोई रिकमेंडेशन नहीं कि आप यही लीजिए। आप देखिए, आप किसी से मत पूछिए, आप स्वयं विद्वान हैं, स्वयं आप आगे आईएएस की तैयारी करने वाला व्यक्ति, जाहिर सी बात है गिने चुने विद्यार्थियों में से एक है, वो जान रहा क्या करना है। तो आपको मार्केट जाइए, आप समझिए कौन से एक लाइए, मान लीजिए ये नहीं कहा अगली बार दूसरा पत्रिका लाइए, देख लीजिए, जिससे आपकी समस्याएं दूर हो रही हैं, जिससे आपकी आवश्यकताएं पूर्ति हो रही है, आप ले लीजिए उसको। फिर आप ऑनलाइन मटेरियल भी आजकल बहुत है, लेकिन वहां ध्यान देना पड़ेगा भाई। इस नहीं कि पता चला आप हजारों लाखों मटेरियल मौजूद है टेलीग्राम पे, इस पे उस पे, कुछ नहीं। आप अगर आपके नोट बनाने में, आपके ज्ञानवर्धन में वो अच्छा लग रहा है, आप उसको ले लीजिए, क्लियर है। कोचिंग के मटेरियल ले सकते हैं, लेकिन भाई ऐसे तो सैकड़ों कोचिंग है, आप देख लीजिए कि कौन सा मटेरियल आपके लिए ज्यादा उपयोगी। देखिए, ऐसा नहीं है कि आप नहीं समझ पाएंगे। जो आईएएस के बारे में सोच रहा कोई साधारण विद्यार्थी नहीं है, असाधारण है। हम तो यहां बस मार्ग दिखाने आए हैं, वो बताने आए हैं जो आप सोचते समय डर रहे हैं। मैं वही सोचवाने आपको आया हूं, यही सोचवाने, अपने 20 वर्षों का अनुभव से मैं यही सोचवा रहा हूं आपको कि उसमें डरिए नहीं, आप अपने अनुभव का प्रयोग करिए। अब स्टेप 3 में आपको अध्ययन की रणनीति बनाना पड़ेगा। स्टेप 3 में अध्ययन की रणनीति बनाइए। अध्ययन की रणनीति में सबसे पहले आप तय करिए कि अध्ययन कितना घंटा आप कर पाएंगे। शुरू में आप कम बनाइए, बाद में आप इसको बढ़ा सकते हैं। तो सबसे बढ़िया जो माना जाता है अध्ययन के घंटे में, वो 6 से 8 घंटा आप कर सकते हैं। अब किसी के बारे में मत सुनिए कि वो 18 घंटा पढ़ा, वो 16 घंटा पढ़ा, ये सब मूर्खता है। और अगर कोई टॉपर इस बात को बता रहा है तो मेरे अनुसार से वो बच्चों को अतिरिक्त दबाव में दे रहा है। अतिरिक्त दबाव झेलने की कोई जरूरत नहीं है। आप 6 से 8 घंटा, 6 घंटा भी पढ़ लेते हैं, सर्विस वाले 3 घंटा भी पढ़ लेते हैं, 4 बहुत है। अभी आप शुरुआत कर रहे हैं, तो अध्ययन की रणनीति में सबसे पहले आप अध्ययन के घंटे तय करिए। पहले शुरू में 6 से 8 घंटा करिए, आगे चल के आप इसको 8 से 10 घंटा ही बढ़ा सकते हैं, लेकिन समय की अवेलेबिलिटी के आधार पर। ऐसा नहीं है कि आप जिम्मेदारी घर की पूरा कर रहे हैं, बहुत सारे काम कर रहे हैं, आप जॉब कर रहे हैं तो आप इतना पढ़े, ऐसा नहीं है। देखिए, आपका कोई भी चीज जुड़ जाएगा आपके, अगर आप जेन्युइन वर्क कर रहे हैं ना, तो आपकी तैयारी में जुड़ रहा है। आप माता पिता की सेवा कर रहे हैं, परिवार की जिम्मेदारी निकाल रहे हैं, आप जॉब कर रहे हैं, आप पैसा कमा रहे हैं, ये सब आपकी तैयारी में जुड़ता जाएगा। ऐसा थोड़ा कि आप 8 घंटा पढ़ेंगे तभी वो जुड़ेगा। देखिए ना, बहुत तैयारी करते समय टॉप कर जाते हैं, जॉब करते हैं, सर्विस करते हैं, मजदूरी करते हैं, फिर भी टॉप कर, क्योंकि वो जुड़ता है। आपका त्याग, आपका तपस्या, आपका परिश्रम, आपका समर्पण, ये सब आपकी तैयारी में जुड़ता है। ऐसा नहीं है कि ये नियति आपके साथ वो जोड़ लेती है।
आपका 3 घंटा 8 घंटे के बराबर दिखेगा अगर आप जिम्मेदारियों को पूरा कर रहे हैं, आप पैसा कमा रहे हैं, आप धन लाके अपने परिवार का खर्च चला रहे हैं, माता पिता होगा, जुड़ेगा, उसको आप ग्लानि में मत रखिए। मैं यहां हर स्टेप पर कई सारे लेक्चर बनाऊंगा और हर चीज, जितने सैकड़ों प्रश्न जो बच्चों के मन में पैदा होते, सब एक एक करके बताऊंगा। अभी तो मैं एक सीरीज में लड़के जो भाग जाते हैं, छोड़ देते हैं, जो अपने जीवन को बर्बाद कर देते, 2-4 साल तैयारी करके समझ ही नहीं पाते हो क्यों नहीं रहा है, उन लोगों के लिए मैं एक पूरा सीरीज में क्रम अभी लेकर आया हूं। इसके बाद किसी भी बच्चे को तैयारी छोड़कर भागना नहीं पड़ेगा, और अगर वो फॉलो कर लिया तो स्टेप बाय स्टेप उसको असफलता का मुंह, अगर नियति नहीं खराब है तो नहीं देखना पड़ेगा असफलता का मुंह। तो इसीलिए स्टेप बाय स्टेप अभी मैं लेकर आया हूं। इसके बाद अध्ययन का समय भी आपको तय करना है। फिर अध्ययन का समय देख लीजिए, अध्ययन का आप किस टाइम अध्ययन करने कंफर्ट, आप अपने कमरे छोड़िए, किसी दूसरे मत सुनिए कि 4 बजे उठ के वो टॉप कर गया, ये मत सोचिए। आप तय करिए कि आप सुबह पढ़ेंगे, आप सुबह पढ़ेंगे कि आप दोपहर में पढ़ेंगे कि आप शाम में पढ़ेंगे, आप तय कर लीजिए। या सुबह शाम मिला के आप 6 से 8 घंटा पूरा करेंगे, सुबह दोपहर शाम मिला के आप 8 घंटा तय करेंगे, ये आप तय कर लीजिए। जो आपकी प्रवृत्ति के लिए स्वाभाविक हो, सरल हो और आपको दबाव में न डालता हो, वही समय तय करिए। यह मत तय करिए कि फलनवा सुबह उठकर लगता है रट्टू तोता जैसा रटने, वो सब छोड़ दीजिए। यह सिविल सेवा की तैयारी है, बहुत बड़ी तैयारी है। इसमें जब तक आपकी स्वाभाविक प्रवृत्ति काम नहीं करेगी, तब तक आप लंबा टिक नहीं पाएंगे, ना धैर्य रख पाएंगे और ना ही अतिरिक्त दबाव को आप झेल पाएंगे। तो स्वाभाविक प्रवृत्ति का विकास करने के लिए आप वही समय तय करिए जो समय आपके लिए सुटेबल हो, उतना ही घंटा पढ़िए जितने में आप अतिरिक्त दबाव महसूस न करते हो, ठीक है ना। फिर विषय के अनुसार ही विभाजन कर लीजिए कि कितना देर ऑप्शनल पढ़ेंगे, कितना देर जीएस पढ़ेंगे, फिर करंट अफेयर्स भी आपको लेके चलना है। 1 घंटा तो समय देना ही देना है। कोई न्यूज पेपर पढ़ रहा है तो भी आपको देखना है। तो आप खुद व्यवस्थित करिए कि 70-30 रखेंगे कि 60-30-10 रखेंगे। 60% जीएस को देंगे, 30% सब्जेक्ट को देंगे, 10% जो है आप क्या कहते हैं करंट अफेयर्स को देंगे। ये आप तय करिए, इस तरह से आपको बांटना पड़ेगा। अच्छा, एक बार मान लीजिए किसी दिन टाइम टेबल फेल हो गया तो प्रलय थोड़े आ गया, कल से फिर उसको फॉलो करिए। कल छूट गया, परसों से फिर फॉलो करिए। तब तक वह उसको पकड़िए जब तक वो पूरा उनसे फॉलो ना हो जाता। भागिए मत। ये नहीं कि बताओ 2 दिन छूट गया तो जीवन भर छूट गया, कोई समस्या नहीं। परसों से फिर आइए, नरसों से फिर आइए, फिर फॉलो करिए। जब आप अपने टाइम टेबल को पकड़ना सीख जाएंगे ना, तो आपकी स्वाभाविक प्रवृत्ति बन जाएगी। खाना नहीं भूलते हैं आप, उसी समय खाएंगे जब दिन का खाते हैं। रात का खाना उसी समय खाएंगे जब रात का खाते हैं। 1-2 दिन भले कब हो जाए, फिर चौथे दिन उसी पर आ जाते हैं। तो पढ़ाई का टाइम टेबल कैसे फेल होगा? तो उसको बनाना पड़ेगा ना, उसको अपनी स्वाभाविक प्रवृत्ति में लाना पड़ेगा। जिस दिन आप ले आए, आप देखिएगा इजी हो जाएगा। जैसे आप खाना नहीं भूलते उस टाइम पर, पढ़ाना नहीं भूलेंगे उस टाइम पर, सब काम छूट जाएगा, लेकिन वो करेंगे आप। टाइम टेबल फॉलो होता नहीं है, फॉलो करवाया जाता है। फॉलो खुद करना पड़ता है, आगे बढ़कर करना पड़ता है। और आप 1 बार 2 बार कर लेंगे तो कोई समस्या नहीं होगा। अब स्टेप 4, यह बहुत इंपॉर्टेंट है और यह माइलस्टोन है, क्योंकि अब आपकी पढ़ाई शुरू होने जा रही है। पढ़ाई का प्रारंभ, पढ़ाई का प्रारंभ और नींव का निर्माण, और नींव का निर्माण। आप अब पढ़ाई का प्रारंभ करने जा रहे हैं और पढ़ाई का प्रारंभ करके आप अपने नींव का निर्माण करने जा रहे हैं। क्लियर है? अब आप पढ़ाई का प्रारंभ करने जा रहे हैं और अपने नींव का निर्माण भी करने जा रहे हैं, ठीक है। अब इस स्टेप में आपको कम से कम 8 महीना देना पड़ेगा, 6 से 8 महीना। आप 8 महीना दें तो बेस्ट है। यहां पर आपको जितने भी अध्ययन के स्रोत हैं, चाहे वो बेसिक हो चाहे वो स्टैंडर्ड हो, कहानी के किताब की तरह आप पढ़ना शुरू करिए उसको। यह मत देखिए कि 1 पन्ना पढ़ा, 2 पन्ना पढ़ा, 3 पन्ना पढ़ा। जो आपने अध्ययन के स्रोत जुटा लिए हैं, जो आपने टाइम टेबल बना लिया है, जो आपने समय तक कर लिया है, जो आपने सब्जेक्ट और जीएस और करंट में जो समय टाइम टेबल समय बांट लिया है, उनको फॉलो करने का समय आ गया, ठीक है। और लगभग ये 8 महीने चलेगा। 2 दिन में तैयारी नहीं होगा। आईएएस की तैयारी आप कर रहे हैं तो ये समझ के चलिए कि आप
3 महीना पढ़ के आप निकाल लेंगे, ऐसा नहीं हो पाएगा। कोई अगर बता रहा तो मूर्ख बना रहा है वो आपको। अपने सालों तैयारी की, आपको बता रहा मैं 1 साल में टॉप कर गया। ऐसा कोई ब्रेन नहीं है जो बहुत कम समय में आईएएस की परीक्षा टॉप कर ले। आप देखिए इस बार की टॉपर आपको पता होगा कितना अटेम्प्ट दी हैं। ऐसा थोड़ा कि वो पहले बहुत कमजोर थी, लेकिन जिन स्टेप को मैं बता रहा हूं वो जब फॉलो नहीं होगा तो कई साल लगेगा। ऐसा नहीं कि इसी को फॉलो करने वाला ही आएगा, ये मैं नहीं कह रहा हूं, लेकिन आप देखिएगा जाने अनजाने हर व्यक्ति इस स्टेप को फॉलो करता ही करता है। अब ये उसका पे निर्भर करता है कि पहले 4 को करता है कि पहले 3 को करता है कि पहले 5 को, ये उसके ऊपर है। आपको बताया जाता है पहले मेंस की तैयारी कर लो, आंसर राइटिंग शुरू करो। अरे भाई गाड़ी में पेट्रोल रहेगा तभी तो एक्सीलेटर दबाएंगे। जब आपको मेंस का ज्ञान नहीं है तो आप आंसर राइटिंग कैसे करेंगे? आप पढ़े ही नहीं है। असहयोग आंदोलन अहिंसा से शुरू हुआ, अहिंसा पर जाकर खत्म हुआ, आपको कैसे मालूम ही नहीं है। असहयोग आंदोलन प्रारंभ में सांप्रदायिक सौहार्द लेकर चला और आगे चलकर सांप्रदायिकता में परिवर्तित हो गया। आपको मालूम है कि मोपला विद्रोह हुआ था जो बहुत बड़ा कारण था असहयोग आंदोलन को रोकने के लिए। आपको चौरी चौरा कांड मालूम नहीं है, कैसे लिखेंगे भाई आप? और आपको बताया जाता है आंसर राइटिंग कला से शुरू कर दी, पैदा होते आंसर राइटिंग शुरू करिए। भाई क्या मजाक है भाई? गाड़ी में पेट्रोल होगा तभी तो एक्सीलरेटर दबा के आप स्पीड बनाओगे, कि बिना पेट्रोल हुए आप एक्सीलरेटर दबा दोगे स्पीड बढ़ जाएगा। तो जो मैं आपको स्टेप बता रहा हूं, ये स्टेप चाहे आज फॉलो करिए, चाहे कल फॉलो करिए, चाहे 4 साल बाद करिए, 2 3 4 असफलता के बाद करिए, करना पड़ेगा। क्योंकि मैंने बहुत ज्यादा अध्ययन भी किया इसके लिए, लेकिन मुझे लगा कि 20 वर्ष के अनुभव के बाद जो मैंने अपना तय किया है वो ही था है जो सबको लेकर चलेगा। और मैं देखिए ज्यादातर विद्यार्थी इसी को फॉलो करते हैं। 6 से 8 महीने में आपको अपने सब्जेक्ट, अपने जीएस, अपने सब्जेक्ट और अपने करंट अफेयर्स, चाहे पत्रिकाएं हो चाहे अखबार हो, इनमें समय को बंटवारा करके विधिवत तैयारी करना पड़ेगा। पहले बेसिक किताब पढ़ लीजिए, बेसिक किताब के बाद अब स्टैंडर्ड्स किताब पढ़िए। थोड़ी सा स्पीड को बहुत धीरे मत रखिए, क्योंकि बहुत धीरे रखेंगे तो छोड़ के भागना पड़ेगा। अभी बहुत ज्यादा ये भी नहीं सोचना है कि हमको बहुत ज्यादा समझ में नहीं आ रहा है। कोशिश करिए समझ में आ जाए, नहीं होगा तो रिवाइज में समझ में आएगा, लेकिन कोशिश करिए कि समझ में आ जाए। लेकिन स्पीड को तेज रखना है ताकि बोरिंग ना हो। पता चला जो 1 दिन में कंप्लीट होना चाहिए आप 4 दिन कंप्लीट करें तो आपको छोड़ के भागना पड़ेगा। तो स्पीड को बहुत धीरे मत नहीं करना है, स्पीड को सतर्क बनाना है ताकि कुछ गड़बड़ी ना हो। लेकिन स्पीड को स्लोएस्ट, बहुत ज्यादा स्लो नहीं करना है, मीडियम पर रखकर आप चलिए, मध्यम मार्ग अपनाकर आप चलते जाइए। कहानी की किताब को पढ़िए, जैसे कॉमिक्स पढ़ा जाता पढ़ते जाइए और उसमें इंटरेस्ट लीजिए और प्रश्नों को पूछते चलिए कि क्या, कहां, क्यों, कैसे। जब आप ये प्रश्न करेंगे नहीं, कुछ देर पढ़िए फिर सोचिए, खो जाइए उसी में, डूब जाइए, लेकिन सतर्क रहिए, फिर लौट कर आ जाइए कि नहीं भाई तेज पढ़ना है। 6 से 8 महीने अगर आपने पूरे थारोली बिना दिन दुनिया का ध्यान दिए कहानी की किताब की तरह बेसिक और स्टैंडर्ड्स मटेरियल आपने पढ़ लिया, तो मैं बता रहा हूं कि बस ऐसे पढ़ना, कुछ देखना नहीं कि समझ और छोड़ दीजिए, पढ़ते जाइए, बस समझ में तो आएगा ही आएगा। बहुत ज्यादा आपको कंसंट्रेशन नहीं हो रहा, लिखना चालू शुरू कर दीजिए। दिमाग नहीं कंसंट्रेट हो रहा है तो जो पढ़ रहे हैं उसी को लिखना शुरू कर दीजिए। देखिए अब दिमाग कंसंट्रेट हो जाएगा। दिमाग कंसंट्रेट करने का सबसे सरल तरीका यही है, लिखना शुरू कर दीजिए। अभी आपको लिखना नहीं है क्योंकि अभी आपको मटेरियल ही नहीं है, ज्ञान ही नहीं है। लेकिन अगर बहुत ज्यादा कंसंट्रेशन प्रॉब्लम है आपके लिए तो कंसंट्रेशन का एक रामबाण उपाय यही है कि आप लिखना शुरू कर दीजिए या लिख लिख कर पढ़ते शुरू चलते चलिए, कोई समस्या नहीं है। आप देखिए दिमाग कंसंट्रेट हो गया तो आप बताइए हमको। फिर आप जो दिन भर पढ़ रहे हैं उसको शाम को 1 घंटा, रात में 1 घंटा सोते समय रिवीजन कर लीजिए। फिर हफ्ते में 1 बार सब रिवीजन करिए जितना आपने पढ़ा है। फिर महीने में 1 बार पूरा रिवाइज करिए। अब देख लीजिए आप, पढ़ाई भी हो रहा है, रिवाइज भी हो रहा है, दिन का, हफ्ते का और महीने का। ये रिवीजन आपके लिए वरदान साबित हो जाएगा। अभी आप केवल रिवाइज वो कर रहे हैं जो पढ़ा है आपने, कि मैंने क्या क्या पढ़ा, इतने दिनों में मैंने क्या क्या जाना। देखिएगा इतना आनंद आएगा कि आपको लगेगा कि क्या मेरे अंदर चमत्कारिक परिवर्तन हो रहा है। क्यों? क्योंकि आपका झोली भर रहा है, ज्ञान से भर रहा है। और ज्ञान से जब झोली भरता है ना तो विशेष आनंद आता है। बड़े बड़े अरबपति खरबपति
आप देखिए लास्ट में ज्ञान लेते हैं और वो ज्ञान आपको मिल रहा है तैयारी के दौरान, आप ले रहे हैं। आप ब्रेक भी लेते रहिए, बीच बीच में थोड़ा थोड़ा 5 मिनट 10 मिनट का ब्रेक लीजिए। आप चाहे आप टीवी देख सकते हैं, मोबाइल देख सकते हैं, कोई मनोरंजन का काम कर लीजिए। आप ब्रेक भी लेते रहिए, कोई समस्या नहीं है। कोई सामान घर के लोग का दिलाने जाके ले आइए, थोड़ी सा आप टहल भी लेंगे, कोई समस्या नहीं है। बिल्कुल अपने तैयारी को अपना स्वाभाविक बना के चलिए, वरदान साबित होगा जो मैं आपको बता रहा हूं। मैं कहीं भी कोई किताबी या औपचारिक शब्द नहीं बता रहा हूं, मैं अनौपचारिक बता रहा हूं। जो आप जीवन में प्रयोग करते हैं, जैसे जीवन जीते वो उसी तरह तैयारी बता रहा हूं, ठीक है। अब स्टेप 4 तक आपने तैयारी कर लिया और 8 महीने की तैयारी करने के बाद अब आप एस्पिरेंट हो चुके हैं। अभी तक आप स्टूडेंट थे लेकिन आपके पास ज्ञान हो गया है, अब आप आईएएस एस्पिरेंट हो चुके हैं। अच्छा, इस 8 महीने में प्री के लेवल की भी तैयारी हुई है और मेंस के लेवल की तैयारी। अभी आप कहेंगे सर कैसे, मैं हिस्ट्री पढ़ रहा हूं, पॉलिटी पढ़ रहा हूं, साइंस पढ़ रहा हूं, इकोनॉमिक्स पढ़ रहा हूं, इन्वायरमेंट पढ़ रहा हूं, करंट अफेयर्स पढ़ रहा हूं, सर कैसे मेंस की तैयारी। अभी मैं वो दिखाने जा रहा हूं आपको कि मेंस की तैयारी कैसे होगी। इसमें आपको बताएंगे कि मेंस का अलग से करो, हम भी बताएंगे, लेकिन आप जो 8 महीना आपने दिया है उसमें प्री और मेंस दोनों की तैयारी हुई है बड़े स्तर पर। अब देखिए कैसे। अब स्टेप 5 में आपको मेंस की तैयारी करना है। मेंस की तैयारी के लिए अब आपको आना है, लेकिन यहां एक चमत्कार होने वाला है, एक आश्चर्यजनक चमत्कार होने वाला। अब आप कहेंगे सर ऐसा कैसे, क्या चमत्कार हो सकता है। चमत्कार क्या होगा, इस मेंस की तैयारी में 2 स्टेप आपको तय करना है, 2 टेक्निक लगाना है। पहला 2 टेक्निक्स लगेंगे, 2 टेक्निक्स लगेंगे। क्या क्या लगेंगे समझिए। फर्स्ट टेक्निक क्या है, जो पढ़ा है मेंस की तैयारी ऐसा नहीं करना, उठाए और इंडियन सोसाइटी पढ़ लिया, फिर गवर्नेंस पढ़ लिया, एथिक्स पढ़ लिया, इंटरनेशनल रिलेशन पढ़ लिया, सामाजिक न्याय, ऐसे नहीं पढ़ना है। पहले आप देखिए कि आप क्या पढ़ चुके मेंस की तैयारी में। ऐसी चीजें जो मेंस में आने वाली हैं, क्या सब नया है, आप पढ़े भी हैं तो आप देखेंगे कि आप पढ़ चुके हैं क्या क्या। आपने हिस्ट्री पढ़ा है, आपने हिस्ट्री पढ़ा है, आपने पॉलिटी भी पढ़ा है, आपने जियोग्राफी भी पढ़ा है, आप इकोनॉमिक्स भी पढ़कर आ रहे हैं, आप इन्वायरमेंट भी पढ़कर आ रहे हैं। आप देख लीजिए, ये आप पढ़कर आ रहे हैं। भले ही आपको लग रहा कि आप मेंस लेवल का नहीं पढ़ के आ रहे हैं, लेकिन भारत का राष्ट्रपति रबर स्टैंप पर ये पढ़कर आ रहे हैं आप। भारत के राष्ट्रपति के पास वीटो पावर है, क्या उसको अमेरिका के राष्ट्रपति के बराबर रखते पढ़कर आ रहे हैं आप। संसद का कार्यपालिका पर नियंत्रण आप पढ़कर आ रहे हैं। भाई कैसे नहीं पढ़कर, आप बताइए, पूरा पार्टी पढ़े हैं आप जिस किताब से आप पढ़ रहे हो। मौर्य कला, आप जब मौर्य काल पढ़े तो मौर्य संस्कृति जब आप पढ़ेंगे तो मौर्य कला आप पढ़कर आ रहे हैं, गुप्त कला आप पढ़कर आ रहे हैं। हाँ मान लीजिए टोटल सिलेबस नहीं मिला, आप बिल्कुल एब्सोल्यूट मत बनिए, लेकिन ऐसा थोड़ा कि आप ये पढ़े नहीं है। आप हिस्ट्री नहीं पढ़े हैं, पॉलिटी नहीं पढ़े, इकोनॉमिक्स नहीं पढ़े हैं, साइंस नहीं पढ़े, इन्वायरमेंट नहीं पढ़े हैं, ज्योग्राफी नहीं पढ़े हैं, क्या नहीं पढ़े, सब पढ़कर आप आ रहे हैं। अब इसके लिए अलग रणनीति बनेगा। देख लीजिए, अभी तक आपको ये नहीं बताया जाता है। यहां मैंने बताया कि 20 साल के अनुभव से मैं वो बताने आ रहा हूं, इसके लिए क्योंकि पहाड़ हो गया बच्चों के लिए। आधे से ज्यादा तैयारी बीच में छोड़ के भगते हैं, उनको कोई गाइडेंस नहीं मिलता है। पहाड़ जैसा तैयारी बता देंगे और शुरू कहां से करते, सीधे आंसर राइटिंग से। बताइए, पता नहीं कितने बच्चों को हम लोग को फोन आता है कि तैयारी वहां बैठ के सालों तैयारी कर करके नहीं समझ पाए हम लोग। सीधे आंसर राइटिंग, सीधे साइंस टेक, वो पहुंच गए क्या कहते हैं रोबोटिक्स, एआई। अरे भाई अभी बच्चा का खा गा पढ़ रहा है, आप उसको रोबोटिक्स बता दे रहे हैं, सीधे एआई बता दे रहे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का पूरा ब्यौरा दे दे रहे हैं। भाई पहले उसको बेस तो बनाइए। पहले अभी वो फुटपाथ पर है, फुटपाथ पे पहले सड़क पे लाइए, फिर रनवे पर लाइए ना। आप सीधे रनवे काय दौड़ा दे रहे हैं उसको। वो 100 मीटर का दौड़ दौड़ा, इन्होंने क्या मैराथन दौड़ा रहे हैं, और सिविल सेवा तो मैराथन है, और आप रनवे तो उसको स्प्रिंट बना दे रहे हैं। सिविल सेवा इज नॉट स्प्रिंट, इट इज मैराथन। धैर्य चाहिए, स्टेप बाय स्टेप चलना है, तब तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस पैदा होगा। अगर आप एक बैग उचक जाएंगे, एक बैग कूद जाएंगे, तो क्या हो जाएंगे आप डोमिनेट हो जाएंगे।
भाई एक ऐसी चीज है जिसको धीरे धीरे आप गिरफ्त में ले सकते हैं, एक बार कूद के आप गिरफ्त में ले पाएंगे। ऐसे नहीं आप सोचिए कि अब कूद के हम इसको पकड़ लें, हमारे हाथ में आ जाए, तो आईएएस टॉपर को इतने अटेम्प्ट नहीं देने पड़ते जो अभी आप देख रहे हैं। आईएएस टॉपर को इतने ज्यादा अटेम्प्ट नहीं देने पड़ते। अगर ये सबके बस की बात होती, पता नहीं कितने आईआईटीएस हर साल बाहर कर दिए जाते हैं। ये सी चीजें आपको समझना है। अगर कोई आपको डायरेक्ट रनवे पर ला दे रहा है, अपराध है वो। मैं आपको रनवे पर ला ही नहीं रहा, अभी तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूं। अब ये हो गया जो आप पढ़ चुके, इसके लिए आपको क्या रणनीति अपनाना है, ताकि ये जो 6 महीने की तैयारी, 6 महीना देना, इसको लिखते चलिए जो मैं आपको लिखवा रहा हूं। इस मेंस की तैयारी में 6 महीना आपको गिन के देना है। आप टाइम बढ़ा घट लीजिए, घटाने के उतने बढ़ा लीजिएगा अगर आपके पास लंबा समय है। मान के चलना है कि 2 साल आपके पास रहे, एग्जाम जब हो, जिस समय प्रीलिम्स का, उसके 2 साल पहले ये तैयारी शुरू होगी आपकी। और मैं बता रहा हूं कि ये वरदान साबित होगा अगर इस चीज को आपने फॉलो किया, स्टेप बाय स्टेप दिस प्लान को। तो क्या करना है आपको, 6 महीने में आपको पहले ये देखना कि आपने क्या क्या पढ़ा। इसके लिए क्या तरीका होगा, एमसीक्यू प्लस आंसर राइटिंग, प्लस आंसर राइटिंग। अब आप कहेंगे सर आंसर राइटिंग अभी तो आप कह रहे थे नॉलेज हुआ नहीं आंसर राइटिंग, क्यों आप हिस्ट्री नहीं पढ़ लिए हैं क्या? आप पॉलिटी भी पढ़ लिए हैं, आप ज्योग्राफी पढ़ लिए हैं, ठीक। भारत में मानसून के आगमन का वर्णन करके आप पढ़ कर आ रहे हैं कि कहां से दक्षिणी पश्चिमी मानसून आता है, कैसे उत्तरी पूर्वी मानसून लौट रहा है, पढ़िए, पढ़ चुके हैं आप। लिखिए ना, क्वेश्चन बनाइए, ये बना सकते हैं आप, क्योंकि आप 8 महीना पढ़कर आए हैं ज्योग्राफी, आप 8 महीना आप हिस्ट्री पढ़कर आ रहे हैं, 8 महीना आप ज्योग्राफी इकोनॉमिक्स भी पढ़े हैं, पॉलिटी पढ़कर आ रहे हैं, हिस्ट्री पढ़कर आ रहे हैं, क्यों नहीं आप लिख पाएंगे? फिर इसका एमसीक्यू बनाइए। अगर चैप्टर वाइज आपको एमसीक्यू मार्केट में मिल जाता है, ठीक है, आप पीवाईक्यू से देख लीजिए कौन कौन इस चैप्टर से आया है, मॉडर्न हिस्ट्री से क्या आया, एंशिएंट से क्या आया है, पॉलिटी के संसद में क्या आया, उसको आप देखते चले जाइए। तो आप जो पढ़ चुके हैं मेंस की तैयारी में, उसके लिए एमसीक्यू हल करिए और आंसर राइटिंग करिए। एक क्वेश्चन हल कर लीजिए आंसर राइटिंग का, नहीं मिलना खुद बनाइए, खुद उसको लिख ढालिए। अभी देखिए चमत्कार हो जाएगा। अब देख लीजिए, यानी इस 6 महीने में आधी तैयारी आपकी बिल्कुल स्ट्रांग हो रही है, क्योंकि आप एमसीक्यू भी पढ़ रहे हैं, आंसर राइटिंग, प्री और मेंस दोनों चल रहा है मेंस की तैयारी और दोनों हो रहा है, और इस दोनों से आपका स्ट्रांग भी होगा। क्यों? क्योंकि प्री के लिए आप एमसीक्यू के लिए फैक्चुअल हो जाएंगे और आंसर राइटिंग के लिए आप डीप में जाएंगे, यानी तथ्य भी हो रहा है और गहराई भी मिल रहा है दोनों। तो मेंस की तैयारी तथ्य के साथ गहराई, यानी स्ट्रांग तैयारी हो रही है। तो पहला स्टेप आप जो पढ़ चुके हैं, दूसरा स्टेप जो आप नहीं पढ़े हैं, दूसरा टेक्निक क्या है, जो अभी आपने नहीं पढ़ा है, नया जो पढ़ना है, नया जो पढ़ना है, नया जो पढ़ना, क्या नहीं पढ़ा आपने, इंडियन सोसाइटी, भारतीय समाज नहीं पढ़ा आपने, फिर आपने गवर्नेंस नहीं पढ़ा है, फिर आपने इंटरनेशनल रिलेशन नहीं पढ़ा है, हालांकि कुछ तो पढ़े ही है लेकिन आप फिर भी ले लीजिए। चौथा आपने एथिक्स नहीं पढ़ा, सबसे ज्यादा नया यही है एथिक्स। हालांकि आप अगर एथिकल हैं, मोरल है, तो तैयारी है, क्योंकि वहां उत्तर अगर तथ्यात्मक नहीं है, कुछ चीजों का परिभाषा नहीं पूछ रहा है, तो केस स्टडी में आप एथिकल होकर जवाब दीजिए, सब सही है। केस स्टडी में आप जितना मोरल हो जाए, खैर वो मैं आपको बहुत विस्तार से बताऊंगा, परेशानी नहीं होगा। अगर सब कुछ सही रहा तो स्टेप बाय स्टेप मैं पूरे आईएएस की तैयारी को अपने 20 साल के अनुभव से मैं बिल्कुल व्याख्यायित कर दूंगा, कोई कमी नहीं आएगा। स्टेप बाय स्टेप मैं चलूंगा, आपको सीधे मैं रनवे पर नहीं ला दूंगा, और ना ही स्प्रिंट। अगर रनवे पर लाऊंगा तो वो भी मैराथन के रूप में लाऊंगा, स्प्रिंट नहीं लाऊंगा। 100 मीटर का दौड़ नहीं बनाऊंगा, वो मैराथन ही करूंगा, क्योंकि मैं जानना हो यही सबसे सरल तरीका आईएएस को निकालने का। यही सबसे सरल तरीका है कि आप धैर्य के साथ, सतर्कता के साथ धीरे धीरे आगे बढ़िए। सबसे सरल तरीका आईएएस को निकालने का, सबसे इजी तरीका। ना देखिए ना, अगर किसी ने नहीं अपनाया तो क्या अटेम्प्ट लग गए, 55 अटेम्प्ट लग गए। देख लीजिए, प्री निकालने में 3 लग गए। टॉपर की बात बता रहा हूं, आप जान ही रहे हैं सबको। ऐसा नहीं है कि कोई कमजोर थे, लेकिन स्टेप फॉलो हुआ नहीं। बस वही आज के लोगों के काम में सीधे आंसर राइटिंग करो, और प्री ही नहीं निकला, सीधे आंसर राइटिंग।
फिर देखिए जब आदमी लौट के फिर इसी स्टेप को फॉलो किया, निकल गया, सब निकल गया। तो ये स्टेप फॉलो करना ही करना है। दूसरा है, आप अब इसके लिए क्या आपको करना है, इसको कहानी की किताब की तरह पढ़ना है, कहानी की तरह, जैसे आपने पहले 8 महीने में किया। इंडियन सोसाइटी को, फिर हाँ निबंध, 5वां निबंध। अब निबंध की तैयारी कोई बहुत अलग नहीं होती है, आपको कहा जाता है कि अलग से तैयारी करिए, ये सब जो पढ़ रहे हैं सब निबंध में आ रहा है। और निबंध आप एक ऐसा देख रहे हैं, और निबंध के साथ सबसे बड़ी अच्छाई सच्चाई यही होती है कि जो आप नहीं पढ़ के जाएंगे वही आएगा। ये मैं रियल फैक्ट बता रहा हूं अपने 20 साल के अनुभव से, पता नहीं कितने मेंस मैंने दिए। तो अब आपको लगेगा कि ऐसे कैसे बता रहे हैं भाई, निबंध आपका मौलिक स्वभाव है, आप मौलिकता को अपने लिखना शुरू कर दीजिए, निबंध में आप टॉप का नंबर पाएंगे। आप ना पाइए तो हमको बताइएगा लिख के, किसी नहीं मिला। आप जैसा सोचते हैं, जैसा समझते हैं, जैसा विचार करते हैं, जैसा व्यवहार करते हैं, लिख डालिए, बस गलत ना हो, गाली ना हो, बस आप देखिए नंबर जोड़ कर आ जाइएगा। जहां आप किताबी लिखना शुरू किए, यूपीएससी में नंबर नहीं मिलेगा, भले स्टेट लेवल के एग्जाम में मिल जाए, लेकिन यूपीएससी में नहीं मिलेगा। यूपीएससी में आपके मौलिकता पर नंबर मिलता है, निबंध में। नी माने नहीं, बंध माने बंध, जो निश्चित बंधन में बंधा ना हो, यानी आपका मौलिक विचार। ये नया है लेकिन है यही सब आपका। इसके लिए आपको कहानी के किताब से पढ़ना पड़ेगा। इंडियन सोसाइटी की बढ़िया किताब ले लीजिए, गवर्नेंस का ले लीजिए, इंटरनेशनल रिलेशन का ले लीजिए, एथिक्स का ले लीजिए। 2 किताब, कम से कम 2 किताब सबका रखिए। 2 किताब 3 किताब कहने दीजिए, 1 किताब लोगों को जाने दीजिए। आप पूरा महासागर में गोता लगाने जा रहे हैं भाई, 1 किताब से काम नहीं होगा। वो सब सैद्धांतिक बात है, वो गलत बात है। आप कम से कम 2 किताब तो रखिए, संभव हो 3 किताब रख लीजिए, कोई समस्या नहीं है। और अगर इन तीनों किताब से परेशानी हो रही है, सबको मिलाकर नोट बना लीजिए, काम है खत्म, फिर उसको जरूरत भी नहीं देखने का। सबको मिलाकर नोट बनाने का मैं विस्तृत तरीका आपको बताऊंगा, ठीक। अभी तो मैं कुछ यहां बताऊंगा ही साथ में आपको। अब आपका देखिए इस 6 महीने में आप बिल्कुल दमदार तैयारी लेकर आ गए। आप ऐसा राइटिंग भी कर चुके हैं, एमसीक्यू भी आप देख रहे हैं, और आप कहानी की तरह नई चीजों को पढ़ लिया। क्लियर है? अब आइए स्टेप 6। अब स्टेप 6 में आपको क्या करना है, जरा इसको ध्यान से देखिए। स्टेप 6 में आपको नोट का निर्माण करना है, नोट का निर्माण करना है, नोट्स का निर्माण करना है, ठीक है। अब आप यहां पर, अब आप कहेंगे कि सर नोट्स का निर्माण करोगे, 4 महीना आप इसमें लगा दीजिए, 4 महीना आप पूरा अपना इसमें लगा दीजिए। सोचिए मत कि क्या करना है, बिल्कुल आप विस्तार से करिए। अब आप कहेंगे सर नोट्स क्यों बनवा रहे हैं आप? अब आप देख लीजिए क्या हुआ है। 8 महीना आप उधर पढ़कर आए हैं, 6 महीना आपने मेंस वाली तैयारी की, 14 महीना आप पढ़ चुके हैं, यानी आप योग्य हो गए हैं नोट बनाने के लिए। बिल्कुल विधिवत ज्ञान हो गया आपको। आप कुछ नहीं तो आंसर राइटिंग भी आप कुछ कर चुके हैं, एमसीक्यू भी हल कर चुके हैं। अब आपको ज्ञान हो चुका है कि असहयोग आंदोलन में हमको कितना लिखना है, ठीक। आपको भारत के संसद या संविधान के निर्माण में कितना लिखना है, मौलिक अधिकार में कितना लिखना है, ज्योग्राफी में क्या क्या कितना लिखना है, इकोनॉमिक्स में कितना है, आप सब समझ चुके हैं, कोई समस्या नहीं रह गया है। अब नोट बनाना ज्यादा प्रभावी होगा। अब आप एक नहीं बल्कि 2-4 किताबों को मिलाकर भी बना सकते हैं, कुछ छूटेगा नहीं, क्योंकि 14 महीने की पढ़ाई उसके पीछे है। अब नोट आपका वरदान बन जाएगा। इसके पहले आप नोट बनाते तो आपके पास नॉलेज नहीं था, गलत बन जाता, बहुत चीज छूट जाता। लेकिन 14 महीने की पढ़ाई के बाद आप नोट बनाने के सर्वथा योग्य हैं, ठीक है। तो सबसे पहले 60 नोट्स बनाइए, 60 नोट्स बनाइए, और प्री और मेन का दोनों बनाइए, समय दीजिए जम के, और लॉन्ग नोट्स भी बनाइए, और ये भी प्री और मेंस दोनों का बनाइए। मान लीजिए प्री में तो आपका 60 नोट से भी चल सकता है, लेकिन अगर समय है तो प्री और मेंस का दोनों का 60 और लॉन्ग दोनों बनाइए। वरदान साबित होगा, बता रहा हूं। परीक्षा बहुत छोटी चीज हो जाएगी, पास करना बहुत छोटी चीज हो जाएगी जिस स्टेप से तैयारी आप कर रहे हैं। आप समस्याओं से अपने आप को पीछे मत रखिए, समस्याओं को ओवरटेक करिए। समस्याएं आप पर भारी ना पड़े, बल्कि आप समस्याओं पर स्वयं भारी पड़ जाइए। फिर देखिए आप कितनी आसानी से समस्याओं से पार पा जाते हैं। तो आपको अगर इतनी विस्तार से आप तैयारी कर लीजिए तो कैसे संभव कि नहीं हो पाएगा, बताइए। अब मैंने नियति प्रारब्ध की बातें नहीं किया भाई, वो तो मैं नहीं मानता हूं।
वो तो उसका तो मैं खुद ही मारा हूं, तो मैं क्यों कहने जाऊं? वो हमारे हाथ में है ही नहीं। कर्म है 50% कर्म, 50% भाग, 50% कर्म है, उसी को 100% मान के सबका डालिए। उसी का मैं बता रहा हूं, बाकी छोड़ दीजिए, कब किसी की उसमें नहीं होगा। अच्छा, यहां आपको चार्ट, मॉडल, ठीक है, टेबल, सब नोट्स में प्रयोग करना है। याद करने के तरह तरह से तरीके बनाइए, ठीक। नोट्स में जैसे 4 बौद्ध संगीतियां का स्थल क्या है, तो रावय पाकू, राजगृह, वैशाली, पाटलिपुत्र, कुंडलवन, रावय पाकू से आ गया। ऐसे बहुत सारे खुद बनाइए, किताबों में पढ़िए, अपने जोड़ जाके कम से कम 10, 20, 50 तो बना ही लीजिए, जो आपको एग्जाम में परेशान कर रहे हो। देखिए सरल हो जाएगा, ठीक है ना। ऐसे अपने बनाइए, किताबों से मत लीजिए। मार्केट में तो हजारों फार्मूला, वो नहीं याद होगा, 10, 20, 50 खुद बना लीजिए। अच्छा, रंगीन प्लेन पेपर का नोट बनाइए और रंगीन कलम करें। नोट्स आपके रंग बिरंगे होने चाहिए। तारीख को लाल कलर से लिखिए, थोड़ी बड़ा बड़ा अक्षर बनाइए, दूर दूर लिखिए, और कोशिश करिए तो रूलदार जो कॉपी मिलता है एग्जाम में, उस रूलदार को बनाइए। जितना जगह एक बित्ता का मिलता है उतने भी लिखिए, तो नोट्स आपका प्रैक्टिस हो जाएगा। जो एग्जाम में करना है, अलग से प्रैक्टिस नहीं करना पड़ेगा। वही कॉपियां बना लीजिए, मैं विस्तार से सब सिखाऊंगा, ठीक है। वैज्ञानिक नोट्स बनना चाहिए। इसके बाद स्टेप 7 में आपको रिवीजन करना है। आपको रिवीजन करना है, ठीक है ना। रिवीजन करने के लिए आपको प्री और मेंस दोनों का रिवीजन करना है। आप कम से कम 3 महीना दीजिए, कम से कम आप 3 महीना दीजिए, ठीक है। आप 3 महीना दीजिए, ठीक है। 3 महीना में आप प्रीलिम्स का, मेंस दोनों करिए। क्या रिवीजन करना? आपका नोट्स जो बनकर तैयार हुआ, 4 महीना 5 महीना जो आपने समय दिया नोट्स बनाने में, उसी को रिवाइज करिए। अब छोड़िए बाकी कहानी, और जम के करिए रिवाइज, जान लगा दीजिए बिल्कुल। आप याद करने की तकनीक खोजिए, अपने मेमोरी को बढ़ाइए, लेकिन जान लगाकर रिवीजन करना है। अगर नहीं हो रहा, सुबह उठकर याद करिए, और समझ कर याद, रट्टू टोता नहीं, समझ कर याद करिए। नहीं याद हो रहा, बोल बोल कर पढ़िए, कमरा शांत बना लीजिए, कहीं शांत जगह जाकर पढ़िए, लेकिन रिवीजन दमदार होना चाहिए। जान लगाकर रिवीजन करिए। देखिए, अगर आपका सोच ना बदल जाए, फिर हमें बताइए कमेंट करके नहीं बदल रहा सर। यह व्यवहारिक तरीका मैंने बताया, ये जो मैं बता रहा हूं। देखिए, इसमें बहुत लोग बहुत चीज जोड़ सकते हैं, हाई नहीं बताए, हाउ नहीं बताए। अरे भाई, ये सब चीज तो बीच में भी होता जाता है ना भाई, ये सब चीजें तो बीच में भी होती जाती हैं। ऐसा कोई तरीका थोड़ा कि सब एक में शामिल हो जाए, ऐसा कोई तरीका नहीं होता कि सब चीज एक में आ जाए। समझ रहे हैं? जो बताया है वो व्यवहारिक है, वो करना पड़ेगा, और सभी लोग करते हैं, चाहे आज करें, चाहे कल करें, चाहे 4 साल बाद करें, करना पड़ेगा ये, ठीक है ना। और जो मैंने बताया है कि एक गधा शब्द नहीं प्रयोग करना चाहिए आईएएस की तैयारी, लेकिन कमजोर से कमजोर विद्यार्थी, जिसको कोई पढ़ाने वाला है ही नहीं, जिसको कोई बताने वाला है ही नहीं, दूर प्रदेश में, दूरवर्ती प्रदेश में बैठा हुआ है, इन स्टेप को फॉलो कर दे, वो एक प्रकांड परीक्षार्थी बन जाएगा इस आईएएस की प्रिपरेशन। लेकिन भाई, जैसे आप खाना नहीं भूलते हैं, वैसे आपको अपना स्टडी प्लान भी नहीं भूलना पड़ेगा, तभी ये होगा। बात समझ में? जैसे आप समय से सोना भी शुरू कर देते हैं, समय से खाना उसी तरह आपको रखना पड़ेगा, तभी ये हो पाएगा, और आप कर ले जाएंगे। याद करने की तकनीक करिए, सुबह उठिए, समझ कर पढ़िए, ठीक है। मेमोरी को बढ़ाने की विधियां सोचिए, कुछ योग प्राणायाम जो भी आप कर पाते हो, अपने आप को दबाव से मुक्त करने की सारी प्रथाएं आपको इस रिवीजन में करना है। 3 महीना आप दे दीजिए। अब आपका 14/4/18/3/21 ये 21 महीने का पूरा काम हो चुका है। अब आपका एग्जाम आने वाला है, 3 महीने बाकी रह गए। 3-4 महीने जो भी हो, उस समय का क्या होगा ये तो हम बता नहीं पाएंगे, लेकिन जिस समय आप ये तैयारी कर रहे हैं, अब आपका प्रीलिम्स एग्जाम आने वाला रहा होगा। अब उस समय कब ले रहा एग्जाम ये तो हम नहीं जानते, लेकिन ये मान के चलिए, अब आपको जो स्टेप 8 है वो प्री फोकस्ड होगा, वो प्री फोकस्ड स्टेप होगा, ठीक है ना। आप प्री को फोकस करिए। अब तो प्रीलिम्स केंद्रित ये तैयारी चल रही है। स्टेप 8 जो है वो प्री फोकस्ड यानी प्रीलिम्स केंद्रित तैयारी होगा। इसमें आपको क्या करना है, अपना जो प्री का पूरा नोट्स है दोहरा लीजिए,
नहीं लांग संभव तो पूरा 60 को विस्तार से दोहराइए, चाहे एक बार चाहे 2 बार, कम से कम 3 बार रिवाइज करना है। अब आप तय कर लीजिए, पहले 20 दिन में, फिर 15 दिन में, फिर 10 दिन में, 3 बार तो रिवाइज होना ही होना है। 60 नोट्स लांग कर पा रहे हैं तो बेस्ट है, नहीं तो 60 वाला 3 बार रिवाइज करना है। मॉक टेस्ट रोज लीजिए, कम से कम 100 नंबर क्वेश्चन रोज लीजिए। इसी में आप सीसैट भी क्वेश्चन हल करिए, ठीक है। फिर सीसैट के कॉम्प्रिहेंशन, मैथमेटिक्स और रीजनिंग रोज हल होना चाहिए। 10-10 क्वेश्चन, 5-5 क्वेश्चन रोज हल होना चाहिए। और ज्यादा आपके पास समय है तो कर लीजिए, लेकिन कॉम्प्रिहेंशन, मैथमेटिक्स और रीजनिंग के जितने चैप्टर हैं आपके उसमें एग्जाम में आ रहे हैं, वो कम से कम उससे 10-15 प्रश्न रोज होने चाहिए। इससे भूलना नहीं है। एक बात हमेशा याद रखिए, सीसैट जो है वो अज्ञानता से नहीं होता है। अज्ञानता से आदमी फेल नहीं होता है, लापरवाही से फेल होता है। आज का सीसैट पहाड़ बन गया लोगों के लिए, उस पर मैं बनाऊंगा एक लेक्चर। सीसैट में अज्ञानता से, कमजोरी से फेल कोई नहीं होता है, लापरवाही से फेल होता है। आप रोज 10-15 क्वेश्चन कॉम्प्रिहेंशन का 2-4 करिए, 10-15 गणित का, रीजनिंग का, इंग्लिश जो भी है रोज करिए। आप प्रैक्टिस देखिए कैसे नहीं निकलेगा। अब आप करेंगे नहीं, लास्ट दिन दोहराएंगे तो कैसे हो पाएगा भाई? लापरवाही हुआ नहीं हुआ? तो कमजोर थोड़े थे आप तेज थे, लेकिन लापरवाही कर दिया, निकला नहीं। आप रोज 3 महीना उसको करिए, फिर देखिए बताइएगा नहीं निकल रहा है। यहीं पे आपको पीवाईक्यू, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी देखना है, उसके टेंडेंसी को देखना है, किधर जा रहा है, क्या पूछ रहे, सब जानिए, उनको हल करिए। देखिए कितना समय लग रहा है, क्या बचा है उसको दोहरा लीजिए। एमसीक्यू नए क्वेश्चन भी लाइए, खोजिए। अच्छे जो पत्रिकाएं हैं उसमें लास्ट में क्वेश्चन देता है उनको लीजिए। 100 पूरा 2 साल का आप खाली बस पत्रिकाएं ले आइए, लास्ट वाले क्वेश्चन वही 100 क्वेश्चन तैयार हो गए, उनको अलग से हल करिए। स्टैंडर्ड वो होते हैं, बहुत अच्छे होते हैं, उनसे हल कर लीजिए। अब मैं नाम क्या बताऊं? कलेक्शन करिए क्वेश्चन का, अच्छे क्वेश्चन दोहराइए, जोड़िए, बार बार उसको दोहराना है। एक बार भी अगर आप स्टेप फॉलो कर ले गए ना, तो फिर रुकेगा थोड़ा आपका एग्जाम। क्लियर है? समय को बढ़ा दीजिए, घर से बाहर निकलना बंद कर दीजिए। समय को आप 10 से 12 घंटा तक ले जाइए रिवाइजन में, क्योंकि ज्यादा समय चाहिए। ठीक, आपके पास नहीं समय तो 8 घंटा रखिए, 6 घंटा रखिए, कोई बात नहीं है। लेकिन अगर आप बढ़ा सकते हैं तो बढ़ा दीजिए, क्योंकि यहां अतिरिक्त प्रेशर पड़ रहा है। अब आपका प्रीलिम्स आ गया है, प्रीलिम्स दीजिए, ठीक है, और ढेरों अनंत शुभकामनाएं। प्रीलिम्स देने के बाद जब आप आइए तो मेंस की तैयारी शुरू कर दीजिए, ठीक है ना। तो स्टेप 9 जो होगा वो आपके मेंस के लिए। आप इनको अपने व्यवहारिक जीवन में उतार के देखिए, फिर बताइएगा कि ये नहीं समझ में आ रहा है। आप बताइए, बिल्कुल ये समझ में आएगा, ये आपका स्वाभाविक प्रवृत्ति है जो स्टेप बताए हुए। अब आइए स्टेप 9। स्टेप 9 में मेंस फोकस तैयारी होगा। मेंस फोकस तैयारी, मेंस फोकस्ड प्रिपरेशन होगा, यानी मुख्य परीक्षा केंद्रित। मुख्य परीक्षा केंद्रित। आपने प्री दे लिया है, आप प्री देकर आए हैं, 2-4-5 दिन आप रेस्ट ले लीजिए। अब मुख्य परीक्षा केंद्रित तैयारी शुरू करिए। पहला, अपने जो 60 नोट्स आपने मेंस के लिए बनाए हैं रिवाइज करिए, कम से कम 3 बार रिवाइज करना है। अब आंसर राइटिंग करिए, कम से कम 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन रोज कर जाइए। फ्रेमवर्क करिए, चार्ट मॉडल लगाइए, उसमें देखिए आप अपना कितना उसमें डाल देते हैं। फैक्ट को बिल्कुल भर दीजिए। 200-250 वर्ड में आप कितना आप विश्लेषण कर पाएंगे, फैक्ट भी भर दीजिए। विश्लेषण भी आप करेंगे, वह गहन अध्ययन है, करिए, लेकिन जहां फैक्ट मांग रहा आप फैक्ट भर दीजिए। आपसे 2 मांग रहा आप 10 भर दीजिए, 5 मांग रहा 25 भर दीजिए। लेकिन आपको शब्द ध्यान रखना है, कितने शब्द, जितना शब्द का उतना भरना है। तो यही कला ना सीखना मेंस की तैयारी में। और कौन कला सीखना भैया? यही कला आपको सीखना है कि गागर में सागर आप कैसे भरेंगे। इसीलिए आपसे आंसर राइटिंग करवाया जा रहा है। अब इस चरण में आपके पास पूरा पेट्रोल भरा हुआ है। अब आप चाहे कितना भी तेज एक्सीलेटर दबा सकते हैं, क्योंकि आपकी तैयारी लगभग 24 महीने की हो चुकी है, आप प्री भी देकर आ गए हैं। अब आंसर राइटिंग जितना कर सकते हैं करिए। अब आप बताइए, ये चरण है आंसर राइटिंग का, और आपको 24 महीने पहले बता दिया जाता है। और आप बताइए कितना आपके साथ क्या किया जाता है, वो तो वो लोग बता पाएंगे, भाई उतना विद्वान तो मैं नहीं हूं, ठीक है। 20 साल दिया है अनुभव, इसमें पूरा जीवन लगाया हूं,
मैं उससे जो व्यवहारिक समझ पाया हूं वही मैं आपको बता रहा हूं। और ये किसी को फॉलो करना बहुत कठिन नहीं है। स्टेप जो मैं आपको बता रहा हूं ये बहुत इजी है, बहुत आसानी से आप इसको फॉलो कर सकते हैं, इसमें कोई समस्या नहीं है। प्रश्नों को छोटा बड़ा करना सीख लीजिए, कब उसको कम कर लेंगे कब उसको ज्यादा कर लेंगे ये भी जान लीजिए। नहीं संभव हो रहा है तो खुद प्रश्न बनाइए, क्वेश्चन बैंक बना लीजिए ना। हर चैप्टर के 10-10 क्वेश्चन कलेक्ट कर लीजिए, उसी क्वेश्चन को बैंक को बार बार हल करिए, देखिए कितने तरीके से हल कर रहे हैं। क्वेश्चन बैंक बनाना बहुत जरूरी है। करंट अफेयर्स को आप जोड़ना सीखिए अपने मेंस के आंसर से। कोई भी प्रश्न आ रहा है जोड़ना सीख लीजिए कि आप उस प्रश्न में अगर संभव है तो उस करंट से कैसे जोड़ सकते हैं। करंट के लिए भी आप रिटर्न नोट्स आपको पहले उसी नोट्स वाले चरण में बनाना पड़ेगा। जिस साल आप देने जा रहे हैं उस साल की अच्छी अच्छी घटनाओं का आपको कलेक्शन करना पड़ेगा, वो अलग से नोट बनेगा, उस पर आप आंसर राइटिंग कर लीजिए। इसी दौरान आपको सब करना है और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनकर दिखाना है। अब आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो चुके हैं, मेंस में बैठिए, पूरे जोर के साथ बैठिए कि आप 24 महीने तैयारी करके आ रहे हैं। आप कोई साधारण स्टूडेंट नहीं है, कम से कम जो 2-4 महीने 6 महीने 1 साल पढ़कर आए उनसे बढ़िया है। अनुभव हमेशा आगे ही रहता है, ठीक है ना। तो ऐसा नहीं मैं कह रहा हूं टैलेंट, ऐसा नहीं कि टैलेंट पीछे रहता है, लेकिन एक समय ऐसा आता है जब अनुभव ज्यादा लंबा आपको खींच ले जाता है और टैलेंट 1-2 बार असफलता के बाद पीछे छोड़ देता है। लेकिन टैलेंट होना बहुत जरूरी है, ऐसा नहीं है। प्रतिभावान तो होना चाहिए, साथ में अनुभवी भी होना चाहिए। मेंस की तैयारी हो गया, आप आइए स्टेप 10। अब ये चरण है इंटरव्यू का। मेंस निकलता है नहीं निकलता कोई समस्या नहीं, आप इंटरव्यू की तैयारी शुरू कर दीजिए। ये मान के चलिए कि आपका निकलने वाला है, ठीक है। इंटरव्यू इज योर पर्सनालिटी टेस्ट। आप क्या हैं, आपको क्यों चुना जाए, ये आपको वहां दिखाना है भैया कि हम ही हैं जिसका इंतजार आप वर्षों से कर रहे हैं। आपसे पूछ लिया जाए उन 5 गुणों को बताइए जिसके वजह से आपको चुना जाए। अब पता चला आपको मालूम ही नहीं है, आप खोजने लगे कि मैं ईमानदार हूं, कि मैं तेज हूं, कि मैं बुद्धिमान हूं। अब आपको अपने ही बारे में नहीं मालूम है तो बताइए क्या इंटरव्यू तैयारी हो रहा है। आपसे आपके 10 गुण पूछ लिए गए कि आपको क्यों आईएएस चुना जाए, उन 10 गुणों का वर्णन करिए। आप कैसे बताएंगे? कम से कम 10 गुण जान लीजिए अपने बारे में, कुछ 5 तो कमियां भी जान लीजिए, लेकिन वो ऐसी कमियां मत जानिए कि आयोग के ऊपर निगेटिव डाले। आप जल्दबाजी करते हैं, आप धैर्य नहीं रख पाते हैं, आप जल्दी सोचने लगते, ये सब ऐसा कुछ बताइए कि जो बहुत प्रभाव ना पड़े। पता चला कि आप दिमाग नहीं काम करता, आप बोल रहे हैं तो आपको आईएएस थोड़ा बनाएगा वो। आप कह रहे हैं कि सर दिमाग नहीं कभी कभी काम करता मेरा, ये थोड़ा बनाएगा। सर मैं संघर्ष कर ही नहीं पाता हूं। अब ये कमी मत बताइए, वहां पे ये कमी मत बताइए, सब तो आपके बेसिक कमियां हो जाएंगी। ऐसी कमियां बताइए जो वास्तव में आप कर रहे हैं, वही सब बता दीजिए, क्या करना, कोई समस्या नहीं है। आप इंटरव्यू तक पहुंच गए तो ऐसा थोड़ा कि आपके पास सब कमियां हैं। हाँ, लेकिन बेसिक कमियां, कुछ कमियां आपको भी अपनी जान लीजिए। अपने मोहल्ले, अपने परिवार, अपने राज्य, अपना जिला, अपने देश, सबके बारे में जानकारी रख लीजिए। इंटरव्यू की तैयारी यही होता है। आपसे फैक्ट पूछ लिया गया है, आपसे सब्जेक्टिव पूछ लिया गया, सब हो चुका है। पर्सनालिटी से संबंधित सब तैयारी कर लीजिए, ठीक है। ये पूरा स्टेप मैंने आपको 10 स्टेप में आईएएस के स्टडी का मास्टर प्लान जो मैंने आपको बताया है, कोई विद्यार्थी चाहे कितना भी कमजोर हो, कितना भी नया हो, बिगिनर्स क्यों ना हो, जीरो पर क्यों ना हो, अगर इन 2 साल के स्टेप को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करता है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है कि वह सफल ना हो। अपने 20 वर्ष के अनुभव से मैं ये पूरा आपके समक्ष लेकर आया हूं। और यदि कोई भी अभ्यर्थी, कोई भी परीक्षार्थी, कोई भी एस्पिरेंट इसको स्टेप बाय स्टेप फॉलो करता है, फॉलो करने की कोशिश करता है, हर हाल में फॉलो करता है, तो इसमें तनिक भी संदेह नहीं है कि वो सफल ना हो। प्रारब्ध विपरीत हो या ना हो ये तो अलग की बात है, लेकिन कर्म के स्तर पर उसको सफल होना ही होना है, इसमें कोई भी संदेह नहीं। एक नए लेक्चर के साथ मैं विकास श्रीवास्तव अपने 20 वर्षों के अनुभव के साथ आपके समक्ष पुनः उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।